Okay, so let us start transformers. ये क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है ट्रांसफार्मर, तो इसको मैं शॉर्टकट में हमेशा इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो ट्रांसफार्मर ही लिखा हुआ है। अरे हाँ, और डस्टर लेकर आना, डस्टर, ठीक है। ट्रांसफार्मर को ऐसे हम लोग लिखेंगे। ओके, देखिए जो ट्रांसफार्मर है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, मूवी भी है ना, वही वाला है क्या? वही पढ़ना है आज, मूवी की स्टोरी। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना। ओके, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया ट्रांसफॉर्म, यानी चेंज होना। किस चीज़ का चेंज करना बताइए? करंट का चेंज होना कि वोल्टेज का चेंज होना? हाँ, करंट और वोल्टेज दोनों को चेंज करना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों को चेंज करता है, ठीक है। मतलब वोल्टेज को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, करंट को भी घटा सकता है, बढ़ा सकता है। एक्चुअली में अपने आप हो जाता है, अगर आप वोल्टेज को घटा बढ़ा रहे हैं तो करंट अपने आप घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब यही होता है ना, चेंज करना। ओके, तो बेसिकली इसकी यूज हम लोगों को बहुत सारे अपने घरों में भी यूज होता है, लेकिन मेनली यूज क्या करते हैं, कहाँ पर? जो पावर स्टेशंस होते हैं ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पावर स्टेशन जानते हैं ना आप लोग, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जहाँ पे बिजली पैदा होती है, ठीक है। तो उन पावर स्टेशंस पे क्या होता है कि लो अमाउंट में वोल्टेज जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। कम अमाउंट में वोल्टेज 440 वोल्ट या 220 वोल्ट, 660 वोल्ट ऐसे करके प्रोड्यूस करता है। उसको वहाँ से क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाया मतलब करंट को कम करते हैं, और फिर वहाँ से पावर स्टेशन से सब स्टेशंस में, यानी कि हमारे आसपास, ठीक है, अपने घर के सबके आसपास देखेंगे ना आप, ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, नहीं देखा है? ठीक है, जब कभी लाइट चली जाती है बोलते हैं ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, बोलते हैं ना। सो व्हाट इज़ दैट? तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके घर के आसपास वाला जो ट्रांसफार्मर है वो उसको क्या करता है, वो जो हाई वोल्टेज था उसको कम करके फिर आपको भेजता है। क्यों? हमारे घरों में कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 220 230 वोल्ट। जितने भी अप्लायंसेस हमारे घर में चलते हैं वो सब को कितना चाहिए, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल का एडेप्टर हो, चार्जर जिसको बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन हो, जो भी डिवाइस है, छोटा से छोटा बल्ब भी, सब कितने पे? 220 230 वोल्ट पे सब ऑपरेट होता है, ठीक है। लिखा रहता है 220 230 240 250 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इतना तो हमें कम वोल्टेज चाहिए तो उस वोल्टेज को कम करके भेजता है, ओके, ट्रांसफार्मर। तो यानी कि आपने देखा कि ट्रांसफार्मर जो है बढ़ा भी सकता है वोल्टेज को, घटा भी सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका यूज है। उसके बाद फिर छोटा मोटा आप यूज इसको घर में भी, जो डिवाइसेस होते हैं उसमें भी होता है। जैसे मोबाइल होता है, उसको बहुत ही ऑपरेट तो होता है 220 वोल्ट पे, बट उसके अंदर में एडेप्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। मोबाइल के अंदर वो जो चार्जर जो होता है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, उस वोल्टेज को रिड्यूस करके फिर वही ट्रांसफार्मर से के हेल्प से वोल्टेज को कम करके फिर अपने आप को ऑपरेट करता है। तो सब डिवाइस में लगा हुआ रहता है, ठीक है। और जिनको आप देखे होंगे एसी जितने भी आप लोग यूज करते हैं घर में, तो उसके साथ में स्टेबलाइजर लगा हुआ रहता है ना। तो स्टेबलाइजर का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो उसको बढ़ाना, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो कम करना। तो ये स्टेबलाइजर बोलते हैं उसको, है ना। तो ये स्टेबलाइजर जो होता है इसलिए हम लोग घर में यूज करते हैं। और उसके अंदर में क्या होगा आप समझ सकते हैं, ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि एसी को एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए, है ना। हाँ सॉरी, किसको? हाँ, एसी को, या कोई भी बड़ा डिवाइस, हैवी डिवाइस है जिसको कांस्टेंट वोल्टेज। पुराने ज़माने में जहाँ वोल्टेज बहुत, गांव सब में आप देखेंगे अभी भी स्टेबलाइजर यूज करते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएशंस होता है।
तो स्टेबलाइज करने के लिए, तो स्टेबलाइजर्स वगैरह ये सब मोस्टली ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। समझ आ रही बात? अब इसमें बात आती है कि एसी हम लोग यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर यूज़ हो सकता है या डायरेक्ट करंट में हो सकता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है डायरेक्ट करंट में नहीं होता है स्टेबलाइजेशन, या स्टेबलाइजेशन हो सकता है डीसी में, बट वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कराने का काम ट्रांसफार्मर जो होता है मेनली एसी पे वर्क करता है। ओके, डीसी में वर्क नहीं करता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों, कैसे नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें क्लियर है ट्रांसफार्मर के बारे में, यूज़ इसका क्या है, कैसे हम लोग इसमें कहाँ पर करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन में दो तरीके का है, हमारे बुक में एनसीईआरटी में दो तरह का ट्रांसफार्मर है। ओके, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है। दिस इज कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ओके, और भी कुछ कुछ का हो सकता है, बट वी यूज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, विच सपोर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इसके लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, सबसे जो अच्छा मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो कॉइल्स लेते हैं। ओके, ऐसे ऐसे करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, या इसको हम लोग इनपुट कॉइल भी बोलते हैं। ओके, इनपुट कॉइल, क्योंकि हम लोग वोल्टेज इधर ही सप्लाई करते हैं इसमें, है ना, एसी वोल्टेज इधर ही सप्लाई करते हैं, ठीक। तो इनपुट दे रहे हैं, ओके, और इधर की तरफ इस तरह से इसी के ऊपर में, है ना, इसी के ऊपर में रैप किया होता है, ठीक है। इधर आउटपुट, इधर हम लोग कुछ भी डिवाइस लगा देंगे जिसमें आपको चाहिए कम या ज़्यादा वोल्टेज करके जो भी चाहिए यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक। सो इसको हम लोग कौन सा कॉइल बोलेंगे, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, और दूसरा नाम इसका आउटपुट कॉइल। ओके, सेकेंडरी कॉइल या आउटपुट कॉइल, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन ये है आपका, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे करके सेपरेटेड है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है, ठीक है, ऐसे। ओके, तो एक इधर और एक इधर, ऐसे। समझ आ रही बात, ठीक है। तो सेपरेट लिम्स, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों सेपरेट लिम्स, इसको लिम्स बोलते हैं, जो सॉफ्ट आयरन कोर के वो पार्ट हैं, ठीक है, जिस पे ये रैप किया होता है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होता है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, दिस इज शेल टाइप, और इसको बोलते हैं कोर टाइप। ओके, जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर्स में यूज किया जाता है आजकल, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर आपको यूज किया जाता है जो रेडियो, टेलीविजन्स, है ना, उन सब में भी ट्रांसफार्मर होता है सबके अंदर में, ठीक है, वोल्टेज को स्टेबलाइज कम ज़्यादा करने के लिए। तो रेडियो, टीवी में यूज किया जाता है कौन सा, शेल टाइप। ओके, दिस इज यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन्स, ठीक है। और ये मॉडर्न आजकल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो दो तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो एक में क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरे को ओवरलैप कर दिए, ठीक है, और दूसरे में अलग अलग लिम्स पे हमने रखा, ठीक है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में आपने देखा इसके जो ट्रांसफार्मर के जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, व्हाट आर मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तीन पार्ट्स हैं इसके मेन। सबसे पहला कोर जो सॉफ्ट आयरन का रहता है, दूसरा प्राइमरी कॉइल, और तीसरा सेकेंडरी कॉइल। गॉट इट, ठीक। जो इनपुट की तरफ रहता है दिस इज
इनपुट की तरफ जो रहता है दिस इज प्राइमरी कॉइल, जो आउटपुट की तरफ रहेगा वो सेकेंडरी कॉइल। तो 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग, ये इसका कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, मालूम है? म्यूचुअल इंडक्शन, यस वेरी गुड। क्या होता है हम लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कि प्राइमरी कॉइल में हम कुछ करंट देंगे, ठीक है, या वोल्टेज देंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और उसकी वजह से उसमें करंट होगा और यही जो इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसका थियरी एंड वर्किंग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूँ, ये सब तो ज़्यादा कुछ है नहीं खास, क्योंकि अब स्टार्ट होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी। अब देखिए इसमें मेन, अब यहाँ से समझ में आना ज़रूरी है। ये आपका इनपुट साइड है, इधर हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, ओके। ध्यान से समझते चलिएगा, बिल्कुल छोटा सा बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, सिंपल सा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आसान है, बट एनसीईआरटी में एक अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछा हुआ था, ठीक है। देखिए ये इनपुट कॉइल में हमने क्या किया, एसी वोल्टेज सप्लाई किया, ठीक है, ओके। एसी वोल्टेज जैसे ही सप्लाई करेंगे यहाँ से, V = V0 sin ओमेगा t हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। और इस वजह से ये जो कॉइल है, कॉइल क्या है, अभी हमने एक बात और बता देता हूँ कि प्राइमरी कॉइल्स के पास, ठीक है, P कॉइल के पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, NP नंबर ऑफ टर्न्स है, मान सकते हैं हम लोग, जैसे 2, 4, 5, 6। अभी हमने देखिए, आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी में मैंने कम नंबर ऑफ टर्न्स रखा है, सेकेंडरी में हमने प्राइमरी में ज़्यादा रखा है, सेकेंडरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स रखा है, बट कुछ भी हो सकता है, किधर भी ज़्यादा किधर भी कम हो सकता है, ओके। सो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NP, ठीक, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने हैं, NS, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यहाँ से जैसे ही वोल्टेज सप्लाई किए, प्राइमरी कॉइल का कुछ रेसिस्टेंस होगा, कॉइल है ना, तो रेसिस्टेंस की वजह से उसमें V/R उसका जो भी होगा रेसिस्टेंस रिएक्टेंस, उसको डिवाइड कर देंगे तो इतना अमाउंट ऑफ इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, यस और नो। कॉइल में वोल्टेज सप्लाई किए करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ओके। वो अलग बात है, लैग करता रहेगा 90 डिग्री से, मालूम है ना, अरे इंडक्टर ही तो है, तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा, करंट फ्लो करेगा कि नहीं, इसमें करेगा, ओके। जैसे ही अब ये जो कॉइल है एक तरह से आप देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है, कैन वी ट्रीट इट एज सोलेनॉइड, यस और नो, सोलेनॉइड की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है, कॉइल। अब देखिए हम सोलेनॉइड के अंदर में करंट को क्या कर रहे हैं, अब इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे, ये देखिए ऐसे हमारा करंट जा रहा होगा साइनसोइडल, तो अभी हम लोग करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यस और नो। जैसे ही करंट को इंक्रीज करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, μ0 Ni, ओके। व्हाट इज N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। चलिए ये सब था, तो ये करंट जैसे ही इसके अंदर में जाएगा, इस बेचारे सोलेनॉइड के अंदर में, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस या इंक्रीजेज, ठीक है, या हम लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि हमने करंट को शुरू में बढ़ाया है, ठीक है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक टर्म आता है हमारा फ्लक्स, ठीक है, चैप्टर 6 में
तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, या लीकेज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यही होता था। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो आपका बी, बोलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर b इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है, सॉरी 0 है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो फ्लक्स क्या हो गया, b इंटू ए। तो एरिया जो है इसका यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलिए, एरिया कांस्टेंट है। तो इसके थ्रू जो भी फ्लक्स लीकेज होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो सेम होगा या चेंज हो जाएगा। अरे देखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स, बोलिए, तो इसका मतलब फ्लक्स विल चेंज, ओके। और बेसिकली यहाँ पर आप देखिए ये इंक्रीज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही बात, ठीक है। अब एक आता है टर्म, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। गॉट इट, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है वो हमने माना है कि हर एक टर्न में है, ईच टर्न, एक टर्न ऑफ द सोलेनॉइड या कॉइल फ्लक्स इज फाई, ओके। तो अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी रहेंगे उतना टाइम्स फ्लक्स इंक्रीज होगा। एक टर्न का फ्लक्स फाई तो एन टर्न्स का एन फाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। क्लियर है। तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी अब देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर वोल्टेज दिया, करंट, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे होती है सोलेनॉइड में, अंदर में तो ऐसे स्ट्रेट पैरेलल होता है ना, और फिर ये आपका इस तरह से होगा कि नहीं होगा, ऐसे जाना तो चाहता है ना मैग्नेटिक फील्ड, एक क्लोज लूप टाइप से बनाता है ऐसे, बोलिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जो भी निकलेगा, और ये सॉफ्ट आयरन कोर बेचारा ये क्या करता है, ये जो फ्लक्स था ना, या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, उसको क्या करता है, बंद करके रखता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो टर्न्स है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है और लेमिनेशन से उनके ऊपर में, है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से जो यहाँ से फ्लक्स होगा वो ऐसे करके निकलेगा, ये जो बाहर जा रहे थे उसको क्या करेगा, इधर की तरफ मोड़ेगा, समझ गए, अपने कोर के अंदर में, समझ गए। सो ये फ्लक्स इधर जाएगा, इधर आएगा, समझ गए। तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर में जो भी फ्लक्स था वो सारा का सारा फ्लक्स यहाँ आएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि फ्लक्स जो है बोथ द कॉइल्स में सेम होगा, फ्लक्स विल बी सेम इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। आ रही बात समझ में, बोलिए। जो भी फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पर आएगा, गॉट इट। कोई भी लॉस नहीं होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, दोनों में सेम फ्लक्स है, ठीक है। अब देखिए ये फ्लक्स यहाँ गया, तो इसकी वजह से इस जगह पे फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जब करंट चेंज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था और फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो यही चेंज होता हुआ फ्लक्स यहाँ भी जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं होगा। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ES इज इक्वल टू माइनस, बोलिए, माइनस NS, सेकेंडरी में हम लोग दे रहे हैं ना, तो माइनस NS इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फ्लक्स फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, समझ आ गई बात, क्लियर, ओके। अब क्या होता है कि यहीं से इसकी वजह से जो भी यहाँ पर फ्लक्स हुआ, यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ये क्या करता है, बैक ईएमएफ, ठीक है। जितना अमाउंट में हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैक ईएमएफ इस कॉइल में वो क्या करता है, उतना ही सेम अमाउंट, मतलब बैक ईएमएफ जनरेट करता है। तो ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, ठीक है, ईएमएफ इन
प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, कैसे कैसे निकालेंगे? दिस इज प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना NP और फ्लक्स दोनों में क्या है? सेम है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, फ्लक्स तो सेम है दोनों में, तो इसमें फ्लक्स ज़्यादा है, सॉरी क्या बोलते हैं उसमें, फ्लक्स सेम है, टर्न्स ज़्यादा है तो ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF होगा, जिसमें कम है कम इंड्यूस्ड EMF होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। तो आपका दोनों ही कॉइल्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में इतना अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड जनरेट हुआ। प्राइमरी में कौन सा हुआ समझ में आया? बैक EMF, क्योंकि इसके पास EMF हुआ तो ये अपोज करना चाहता है अपने ही नेचर को, तो इस वजह से ये बैक EMF इतना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ आ रही बात? यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारा 2 इक्वेशन बन गया है यहाँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है, एजम्पशंस हैं, एज्यूम करके चलते हैं ट्रांसफार्मर में, ये भी आपसे पेपर में MCQ टाइप में पूछ सकता है, ठीक है। 3 एजम्पशंस हैं, इसको आपको याद रखना है। कहाँ तक विजिबल है इसमें? आगे तक भी है ना, ठीक है। तो 3, ठीक है, दिख रहा है। 3 एजम्पशंस में, हाँ, ये तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा प्राइमरी में जितना होगा, दिस इज माइनस, फॉर्मूला ही है ना, फ्लक्स इक्वल्स टू माइनस d∅dt, ठीक है, इस वजह से। हाँ, अब देखिए, हाँ, इसका एजम्पशंस में सबसे पहला है जो प्राइमरी कॉइल होगा, प्राइमरी कॉइल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस एंड करंट आर, है ना, स्मॉल, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस जो होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस शुड बी 0, समझ गए। हम लोग ये मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। दूसरी बात, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट जो होगा स्मॉल अमाउंट में फ्लो होगा, स्मॉल करंट में फ्लो होगा, ठीक है। और तीसरा एजम्पशन जो है, सेम फ्लक्स दोनों में फ्लो करेगा, मतलब दोनों में जो होगा सेम फ्लक्स होगा, सही बात। किसमें? प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंकेज होगा दैट इज सेम। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा ये EMF आ गया, V इक्वल्स टू क्या होता है? E माइनस I इंटू R, जानते हैं। हमने क्या किया है, प्राइमरी कॉइल में जो R है उसको नेग्लिजिबल माना है, रेजिस्टेंस उसका कॉइल का, ठीक। कॉइल को हमने आइडियल कंडीशन माना है जिसमें इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो उस समय में क्या हम लोग प्राइमरी में लिख सकते हैं कि जो भी ES होगा, इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यस और नो? क्योंकि R 0 है तो V इक्वल्स टू E, समझ आ गया। तो हम लोग यहाँ से Vp को क्या बोल सकते हैं? दिस Vp इज इक्वल्स टू माइनस NP इंटू d∅dt, यस और नो? एंड सिमिलरली देखिए, यहाँ पर बातें बहुत लॉजिकल है थोड़ी सी, बट आपको 12th लेवल पे इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों हुआ कि इसमें कहता है कि अगर हम लोग करंट यहाँ पर क्या करें, सॉरी, रेजिस्टेंस को 0 मानेंगे तो करंट इन्फिनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा सा लॉजिक है, बट वो सब हम छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बस आपको बेसिक टर्म में इतना समझाया, जो भी इंड्यूस्ड EMF होगा वो उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना भी इंड्यूस्ड EMF हुआ प्राइमरी कॉइल में वही उसका पोटेंशियल ड्रॉप, बस। और जो सेकेंडरी है उसी तरह से ES जो होगा वो कितने के बराबर होगा? VS के बराबर। कैसे? मैंने क्या बोला? सेकेंडरी करंट इज स्मॉल, है ना, तो करंट स्मॉल कर दीजिए तो V इक्वल्स टू E के बराबर हो गया। आप इसी लॉजिक से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे लॉजिक्स इसमें यहाँ पर मैंने बताया बहुत बड़े बड़े हैं, तो उन चीज़ों पे अभी नहीं जाना है। तो जो VS हो गया, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस NS इंटू d∅dt, जो भी आपका इंड्यूस्ड EMF था उसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मान के चल दिया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको?
तो इस तरह से ये सब चीज़ें इक्वेशंस हमारी बन गई, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब थोड़ा ये बता देता हूँ आपको कि हम, क्योंकि ये फिर आगे अगर बढ़ जाएगा तो हमें याद नहीं रहेगा AC DC वाला बात। ये चीज़ जो है, जैसे एक बार जब आपका करंट इंक्रीज कर रहा था तो करंट इंक्रीज होने की वजह से ही फ्लक्स चेंज हुआ। समझ ही नहीं आ रहा है। करंट इंक्रीज हुआ तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड EMF हुआ। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता तो डी फाई फ्लक्स चेंज होता या नहीं होता? करंट कांस्टेंट होता, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं समझ में आया? सो कैन वी यूज DC? नो। समझ गए? तो AC में जब एक बार क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, एक बार फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज की वजह से आपका इंड्यूस्ड EMF होता रहेगा और सारे काम चलते रहेंगे, वोल्टेज अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं। तो हमारा एक इक्वेशन था, फिर से लिख दे रहा हूँ, VP इक्वल्स टू माइनस NP d∅dt एंड VS इक्वल्स टू माइनस NS d∅dt. So from here can we say that VS upon VP equals to, इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, d∅dt कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? NS upon NP. Got it? So this is the main equation. इक्वेशन नंबर 1 और 2 था, ठीक है। इसको भी आप 1, वो पहले वाले को छोड़ सकते हैं, इसको 1 2 बोल दीजिए, ठीक है, या फिर उसको 1 2 माने हैं तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है, जो सबसे मेन इक्वेशन है। क्लियर है? ओके। नाउ अब बात आती है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना आपने उसमें इनपुट दिया तो उसके हिसाब से उसने आउटपुट कितना दिया। आउटपुट बाय इनपुट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो हम लोग ये मानते हैं कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना, नेट यानी कि पावर लॉस कुछ भी नहीं होता है ना, पावर लॉस इज इक्वल्स टू 0, यानी जितना इनपुट पावर है, यानी 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। बट फॉर अ ट्रांसफार्मर, है ना, इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर देन 95% एफिशिएंसी, ठीक है। 95% से ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हम बना सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। जैसे हम लोग इंजन वगैरह के बारे में क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो है 30-40% एफिशिएंट, ज़्यादातर हीट में वो कन्वर्ट हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे ना, ठीक है। तो 20-30-40% सब, इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन बना ही नहीं सकते हम। जितना ज़्यादा उसको इनपुट दे रहे हैं, मैक्सिमम जो है लॉस जा रहा है जितने मशीन्स ऑपरेट होते हैं। बट ट्रांसफार्मर के केस में पावर लॉस मिनिमम होता है, ठीक है। तो 100% एफिशिएंट में जितना आपका इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा, यस और नो। सो देयर इज नो पावर लॉस। पावर का फॉर्मूला बताइए, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज तो VP इंटू IP, और आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट यानी जो इधर से हम लोग निकाल रहे हैं ना, हाउ मच, VS इंटू IS। ओके, सो फ्रॉम हियर कैन वी राइट इट एज VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू हाउ मच, नहीं, VS अपॉन VP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। तो ये इन्वर्स रिलेशन है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समझ आ रही बात सबको? तो वोल्टेज और सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। यहाँ पर अगर प्राइमरी में वोल्टेज, मतलब यहाँ देख रहे हैं ना, सेकेंडरी में अगर करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप। ओके, चलिए मिटा दूँ ये सब।
आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है। पावर लॉस का मतलब ये होता है, अभी बताएंगे हम लोग लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में, कि जो भी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, तो ये सारे के सारे फ्लक्स जाके इधर आके मिल गए, कोई भी तरह का लीकेज नहीं हुआ। जितना मैग्नेटिक फील्ड इधर था वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, फ्लक्स इधर गया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब वो एकदम आइडियल कंडीशन, किसी भी तरह से लॉस नहीं होने दे रहा है, ठीक है, ना हीट के फॉर्म में लॉस होगा, ना और किसी फॉर्म में होगा। बट ऐसा मतलब कि प्रैक्टिकली होता नहीं है कि 100% हो। मैंने क्या बोला, 95% तक हम लोग एफिशिएंट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। 100% एक बहुत वो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, ठीक है। हाँ, क्या होता है बता रहे हैं अभी। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर 4-5 तरह का होता है, बताऊंगा अभी, ठीक है। ज़्यादातर यही कोर की वजह से होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल्स की वजह से होता है, ठीक है। लॉसेस आएगा, एक अलग टॉपिक ही हो, मतलब इसी के साथ वो टॉपिक है। देखते हैं आज हो पाया तो ठीक है, नहीं तो उसको कल पढ़ेंगे। 4-5 तरह के लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस को कैसे रिड्यूस करना है वो भी बताएंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 कैन वी कंबाइन दिस टू इक्वेशंस। सो दिस इज NS अपॉन NP, सॉरी VS से स्टार्ट कर लेते हैं ना। VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। क्लियर है। ये दोनों को कंबाइन कर दिया, तीनों को, तो तीनों के फॉर्म में आ गया। यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ कुछ भी। अब यहाँ से इन इक्वेशन से आपसे ट्रांसफर, यही था इसका सबसे मेन इक्वेशन। ये आपके दिमाग में है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। चलिए अब देखिए, VS यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दो को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो VS विल बी हाउ मच, NS अपॉन NP इंटू में VP, गॉट इट। एंड IS अगर हम लोग यहाँ से चाहते हैं, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सो क्या होगा बताइए। इस दोनों को कंबाइन कीजिए, किसको, ये दोनों तो कंबाइन है ना, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP, है ना, NS अपॉन NP अपॉन NS इंटू IP। समझ आ रहा है। NS वहाँ जाएगा, ठीक है, तो NP अपॉन NS और IS यहाँ और इंटू IP। क्लियर है। सो दीज आर टू वोल्टेज। हमने क्या किया, क्योंकि हम लोग को आउटपुट कितना वोल्टेज मिला सेकेंडरी के अक्रॉस, तो वोल्टेज इक्वल्स टू दिस, करंट इक्वल्स आउटपुट, है ना। सो वी कैन ट्रीट इट एज आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। क्लियर है इतना। चलिए अब देखिए, इफ NS is greater than NP, we are writing number of turns in secondary is greater than number of turns in primary। दिख जाएगा ना, बहुत जगह है। चलिए, तो इस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा रखा, ठीक, तो क्या सीन बनेगा देखिए, NS अपॉन NP विल बी ग्रेटर देन और लेस देन 1। यहाँ से NS अपॉन NP ये जो रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1। ये देखो ना, ये इधर ज़्यादा है, न्यूमरेटर क्या है छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऐसे केस में वो वैल्यू 1 से छोटी होती है या बड़ी होती है, बड़ी होती है। सो इट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है, ओके। सो यहाँ से आप इस इक्वेशन से देखिए, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो कैन वी से दैट VS इज लेस देन VP, यस और नो, यस और नो, यस। अरे ये ग्रेटर है, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ ग्रेटर का साइन आया ना, तो VS इज ग्रेटर देन VP। समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो, जैसे मैंने बोला आपको कि VS, इसको हम लोग NS को मान लेते हैं 10, ठीक है, या 100, और NP को मान लेते हैं कितना, 50 सपोज, ओके। तो VS इज इक्वल टू 100 अपॉन 50 और इंटू में
वीपी हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, तो देखिए क्या हो गया 2 टाइम्स, तो Vs इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vp हुआ कि नहीं हुआ। तो प्राइमरी में जो जितना वोल्टेज था उसका डबल करेंगे तब जाके सेकेंडरी आएगा। तो विच इज ग्रेटर, प्राइमरी और सेकेंडरी? बोलिए सेकेंडरी। समझ आ रहा है ना? सो Vs ग्रेटर देन Vp। क्लियर है? चलिए, यानी कि आप यहाँ से आप इस कहानी से क्या शिक्षा मिली बता सकते हैं? Vs ग्रेटर देन Vp का मतलब क्या हुआ? आपने जितना वोल्टेज सप्लाई किया था, इनपुट वोल्टेज, उससे ज़्यादा आपको मिला। वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज स्पेशली कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आया? यानी अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? स्टेप अप करेंगे। वही तो हो गया। अगर वोल्टेज को बढ़ाना है आउटपुट में तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में इंक्रीज करेंगे। नहीं समझ में आया? ये देखिए ना, अगर ऐसा है ट्रांसफार्मर अगर आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, यहाँ पर अगर प्राइमरी में 2 टर्न है, ठीक है, 2 टर्न है मान लीजिए, तो इसमें 4 टर्न कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज सीधा ही डबल हो जाएगा। क्यों? डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। NS अपॉन NP अगर आपका 2 हो गया तो इसका मतलब प्राइमरी से दुगुना वोल्टेज सेकेंडरी में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो जितना टाइम्स आप बढ़ाना चाहते हैं वोल्टेज, ठीक है, उतना टाइम्स आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए। इसमें 10 टर्न दिए, उधर 100 टर्न दीजिए, वोल्टेज 10 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है? कितना सिंपल है वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। ठीक, हाँ मल्टीपल्स में रहता है, ठीक है, ये 11 के मल्टीपल में होता है मैक्सिमम केसेस में। आप देखते होंगे जब भी वोल्टेज ट्रांसफार्मर सब पढ़े होंगे, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 40 लिखते हैं, बट वो एक्चुअली 220, 660, 440 वोल्ट है ना। ये सब सुने भी होंगे गाने में भी, 11,000 वोल्ट है ना। तो ये सब क्या है, आपका 11 के मल्टीपल में रहता है। कारण यही है, नंबर ऑफ टर्न्स उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, शुरुआत में वोल्टेज भी इसी तरह से रहता है। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। ओके, केस 2, ये हमारा क्या था, केस 1। केस 2 चलते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, इफ NP इज ग्रेटर देन NS, तो इसका मतलब NS अपॉन NP विल बी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। डिनोमिनेटर छोटा हो गया, सो इट इज लेस देन 1। तो जैसे ये लेस देन 1 हुआ तो ये वैल्यू लेस देन 1 बोलिए। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि Vs इज लेस देन Vp, यानी कि अब सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा मिला कि कम मिला? प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, तो क्या कहलाएगा ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आ रही बात समझ में सबको? सो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप कैसे हुआ? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा कर दिए। स्टेप डाउन कैसे हुआ? सेकेंडरी में प्राइमरी से कम नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स, वी गेट स्टेप वोल्टेज रिड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो इन दिस वे वी कैन चेंज द वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्म कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, घटा दिया। क्लियर? ओके, तो ये सब बातें थी, इसको लिखिए जल्दी से। अब इसमें आपका क्या रह गया, पावर वाला भी बता दिया। क्वेश्चंस वगैरह इसको हम लोग क्या है, 5 मिनट बच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं आपको इसके लॉसेस बता देता हूँ। ठीक है, इसको लॉसेस में क्या है, डिटेल में भी जा सकते हैं, बट आपसे पेपर में खाली डायरेक्टली पूछता है क्या लॉस है, कैसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में इसको ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहला जो लॉस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, या आई स्क्वायर लॉस भी बोल सकते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर में जो कॉइल्स होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ये किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ रहेगा। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कॉपर वायर, कॉपर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर।
तो उसका कुछ रेसिस्टेंस रहेगा, कॉइल का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उस रेसिस्टेंस की वजह से क्या करता है कि वो जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H=I²R इंटू टी। तो टाइम तो दिन भर चलता रहता है, 24 आवर्स 365 डेज, है ना। तो इस रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग I²R लॉस या कॉपर लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इस चीज़ को, अगर इस चीज़ से बचना है ऐसे लॉस से, तो क्या करेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस को कम करेंगे, सॉरी रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, थिक वायर यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, क्यों, ये बता रहे हैं। थिक वायर क्या करता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A, ऐसे होता है ना, R=ρL/A होता है ना। तो ρL/A, तो एरिया ज़्यादा, थिकनेस ज़्यादा रखेंगे तो एरिया ज़्यादा, तो रेसिस्टेंस कम, ठीक है। तो इससे आपका रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और I²R लॉस से हम लोग बचेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो है रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, तो इसलिए हम लोग दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। ये आपका सेकंड में दे रखा है, ठीक है, समझ गए, सेकंड वाला लॉस एनसीईआरटी में दे रखा है ये, ठीक, जिसमें लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। हाँ जी बोलिए। हाँ वही बात है, आप सब चीज़ का लिमिट होता है। अब मोटा का मतलब इतना मोटा कर दीजिए, आपका फिर ट्रांसफार्मर सिर्फ उसी के कॉइल की वजह से इतना भारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी एक सबकी लिमिट होती है। तो इंजीनियर बनेंगे तब यही सब काम करना पड़ता है कि कितना मोटा रखें, कितना पतला रखें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब बनेंगे ना तो यही सब काम सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो आपको सब चीज़ रखना है कि लॉस भी कम हो, आउटपुट भी मिले, तो इसलिए बीच बचाव वाला रास्ता करना है। ये नहीं कि एकदम इधर पूरा मोटा मोटा दे दिया, आपका हीट लॉस हुआ नहीं, लेकिन उधर तो जा ही नहीं रहा है ना, ट्रांसमिशन ही आपका फ्लो नहीं हो रहा है। तो आपको ट्रांसमिशन भी करना है, लॉस को भी मेंटेन रखना है। लॉस तो होगा ही होगा, 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है, आपको 5% कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका इंजीनियरिंग काम आएगा। कैसे, आप कितने अच्छे इंजीनियर हैं, आप इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करिएगा कि कितना थिकनेस रखें ताकि कम से कम पावर लॉस हो और मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो, ठीक है। ये है क्लियर। तो सबके बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ प्रैक्टिकली जो है जो करते हैं उसके बारे में आगे चल के इंजीनियरिंग में पढ़ना है, बट अभी 12th में इतना ही है सिलेबस में, ठीक है। तो कॉपर लॉस क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स वाला है ना, फर्स्ट में यही दे रखा है ना एनसीईआरटी में, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज के बारे में आपको मालूम ही है, अभी बताया था। देखिए क्या होता है कि जो जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ऐसे रखा है कॉइल्स, तो क्या होता है यहाँ पर ये सोलेनॉइड की तरह है, तो ये जो फ्लक्स है ये बाहर जाना चाह रहा है कि नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन कोर इसका क्या करता है, कोर ऐसा रखते हैं कि ये फ्लक्स को बाहर ऐसे घुमा के रखता है ना। तो ये जो जाना चाहता है वो जा नहीं पाता है, तो उसकी वजह से आगे चल के एक और आएगा आपका एडी करंट्स, है ना, एडी करंट लॉस, ठीक है। ये करंट जो है ना इसके अंदर में ऐसे ऐसे उसके कोर में जाके घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसकी वजह से भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एडी करंट लॉस, ठीक है, समझ गए। तो एडी करंट लॉस को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए इसके कोर को लैमिनेट करते हैं कि फ्लक्स बाहर ना जाए, उसकी वजह से एडी करंट्स वगैरह होगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये फ्लक्स लीकेज था। फ्लक्स लीकेज में हम लोग क्या कहा कि ये फ्लक्स जो है, इस जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, ये सारा का सारा फ्लक्स को लीक ना करने दे, बाहर ना जाए, है ना, इस कोर से। तो इसके लिए कोर को क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है, कि लीक ना होगा, सारे के सारे फ्लक्स सेम जाए, जितना प्राइमरी में हुआ उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में जाए, समझ गए। सो फ्लक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाई द लेमिनेशन ऑफ कोर्स। तो फ्लक्स लीकेज वाला समझ में आ गया। देर इज सम फ्लक्स लीकेज, नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी थ्रू द सेकेंडरी ड्यू टू पुअर डिजाइनिंग ऑफ कोर एंड द एयर गैप्स। हाँ ठीक। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो गैप है ना प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, एयर गैप्स, इस गैप की वजह से ये इसमें जो एयर गैप होता है जिसकी वजह से फ्लक्स का लॉस होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो प्राइमरी है उसी के ऊपर में सेकेंडरी कॉइल्स को हम लोग यानी कि गैप को कम कर देते हैं, ठीक है, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी। मैंने बोला ना कि मॉडर्न ट्रांसफार्मर में यही होता है, एक के ऊपर में दूसरे को ओवरलैप करा देते हैं, क्लियर है। तो लॉस, फ्लक्स लीकेज का लॉस कम हो जाता है, ठीक है।
तो ये सब हो गया। एडी करंट वाला बता ही दिया था आपको। बोलिए, ये एडी करंट्स, ये जो फ्लक्सेस हैं ये बाहर जाना चाहते हैं, कोर उसको बोलता है कि अंदर जाओ, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमेगा, वर्लफूल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसकी वजह से कुछ रेसिस्टेंस होगा और उस रेसिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें करंट को जब बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो उस समय में ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। और फिर ऐसा भी तो हो रहा है कि करंट आपका डिक्रीज भी तो हो रहा है। तो जब करंट डिक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी मैग्नेटाइजेशन अब डीमैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, ऐसे जो भी हो रहा है प्रोसेस, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से भी, क्योंकि आप देख रहे हैं आप किसी चीज़ में, किसी चीज़ को मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, तो वर्क डन के कारण से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा। सो दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। समझ गए? क्लियर है? क्योंकि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं, चैप्टर 5 में था हिस्टेरिसिस लूप, अब सिलेबस से हटा दिया गया अभी, तो इसलिए इसको मैंने अभी तक कराया नहीं है, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस समझ में आ गया, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। एक और लॉस होता है जिसको हम लोग हमिंग लॉस बोलते हैं। आप कभी, जब आजकल तो नहीं होता, पुराने ज़माने में जो ट्रांसफार्मर होता था तो उसके बगल से आप गुजरेंगे ना तो आवाज़ आती थी हम करके, है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं हमिंग लॉस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप उसको ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसमें जब करंट दे रहे हैं तो कभी मैग्नेटाइज कभी डीमैग्नेटाइज, उसकी वजह से जो कोर है, कोर, ये क्या होता है, कभी इसकी लेंथ इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। तो वही लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड हम साउंड, इसलिए उसको बोलते हैं हमिंग लॉस, ठीक है। ये अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये सब लॉसेस हैं। तो जो आपको बताया कि एडी करंट लॉस को डिक्रीज करना है तो जो कोर था उसको लेमिनेट कर देंगे, ताकि क्या हो, लीकेज ना हो, फ्लक्स का एडीज ना बने, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, सबके बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, शॉर्टकट में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।